प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है और आपकी पढ़ाई है जो कंटिन्यू रूप से अच्छी चल रही है। साथियों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंदर आज हमारा अध्याय रहेगा अध्याय 4। और इस अध्याय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि मैं कहूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन लोग आज बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किस प्रकार से किया जाता है, उन तमाम सारी बातों को लेकर के अपन लोग आज बात करेंगे इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंदर। और ये सुपरफास्ट रिवीजन क्लास, ये अध्याय आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर यहाँ से मैं वादे के साथ में कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आप लोगों से छीन नहीं सकती है, अगर आपने इस क्लास को ढंग से 1 या 2 बार मनोयोगपूर्ण देख लिया। साथ साथ में ध्यान रखना, छापते रहना। अब बात करते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी आवश्यकताओं क्यों पड़ी, यानी हम लोगों को, या फिर अपन बात करें जिन भी राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पहल की, उनको क्या आवश्यकता लगी, क्यों जरूरत पड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए। सीधे अपन बात करते हैं मुद्दे की। बात करते हैं मेरे साथियों 1914 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा वर्ष था जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य, जिनमें अत्यंत जान और माल की हानि होती है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि कभी भी अगर युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। हो सकता है कि एक पक्ष हार जाता है, दूसरा पक्ष जीतता है, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों को होता है। बेहद नुकसान हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद में बात करें, समय आता है आपके 1919 के अंदर यूएसए और यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन ने सोचा कि अगर इस प्रकार से युद्ध होते रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच जाएगी, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन हो जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने में सक्षम हो, शांति और सुरक्षा की स्थापना कर सके। इसी के तहत उन्होंने 1919 के अंदर यूएन की स्थापना की, जिसे हम लोग लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन, इनकी स्थापना तो हो जाती है भाई साहब, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने में कारगर नहीं होता है। समय आगे बढ़ता है और आपके समय आता है 1939 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और युद्ध होता है और उसे कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात करें किन किन के मध्य होता है, तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य होता है। बात करें धुरी राष्ट्रों की और मित्र राष्ट्रों की, तो मित्र राष्ट्र के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, जबकि धुरी राष्ट्र के अंदर जापान, इटली और जर्मनी होते हैं। जापान, इटली और जर्मनी की खतरनाक तरीके से हार हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत जान और माल की हानि होती है। अपन कह सकते हैं कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में यूएन की स्थापना की गई वुडरो विल्सन के द्वारा, कोई कारगर साबित नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, इतने जान माल की हानि हुई, क्षति पहुंची, अब जीना दूभर हो गया। इनसे कैसा निपटा जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए 1941 में एक घोषणा पत्र कह सकते हैं हम, एक ऐसे संगठन की नींव पड़ती है जिसके बारे में अपन लोग बात करेंगे, और वो संगठन है आपके यूएनओ। अब देखिए यूएनओ का गठन किस प्रकार से हुआ था, संपूर्ण प्रारंभिक पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान समय तक की बात करेंगे इस अध्याय के अंदर। बात करें यूएनओ का गठन तो हुआ था आपके मेरे साथियों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है। उस समय बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियाँ होती है, एक पूंजीवादी विचारधारा वाली यूएसए, जबकि दूसरी साम्यवादी विचारधारा या फिर समाजवादी विचारधारा वाला यूएसएसआर। उसके बाद में दोनों महाशक्तियों के मध्य कोल्ड वार होता है, जिसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध की शुरुआत की बात करें तो चर्चिल के फुलटन भाषण से होती है।
दिसंबर 1991 के अंदर शीत युद्ध का अंत हो जाता है और आपको पता होगा यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो शीत युद्ध के अंत के बाद और यूएसएसआर के विघटन के बाद में यूएनओ की क्या स्थिति है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूएनओ में क्या सुधार की आवश्यकता है, इन तमाम बातों के अंदर, इन तमाम बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यूएनओ और भारत, यूएनओ का भारत सदस्य है या नहीं है, अगर है तो सदस्य कब बना, कब कब इसने यूएनओ की अध्यक्षता की, या फिर ये कब कब कौन से संगठनों के साथ में ये जुड़ा हुआ है, कब कब इसने क्या क्या राय दी, तमाम बातों को अपन आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रारंभिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, मेरे साथियों ध्यान रखना, समय है आपके अगस्त 1941। अगस्त 1941 के अंदर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका नाम है आपकी रूजवेल्ट और एक व्यक्ति है जिसका नाम है चर्चिल। पीडीएफ के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है रूजवेल्ट और ब्रिटेनी प्रधानमंत्री जिनका नाम है चर्चिल, ये अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि एक समुद्र में ये लोग समुद्र में जहाज पर मिलते हैं और एक अटलांटिक चार्टर के ऊपर में हस्ताक्षर करते हैं, और वो अटलांटिक चार्टर अपन कह सकते हैं किससे संबंधित है, यूएनओ से संबंधित है। ये लोग बातें करते हैं कि भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये युद्ध हो रहे हैं, इनको किस प्रकार से रोका जाए, रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो अगस्त 1941 से अटलांटिक चार्टर के माध्यम से यूएनओ की शुरुआत होती है। बात करें जनवरी 1942, समय आगे बढ़ा, धुरी राष्ट्र की शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व की बात करें तो ब्रिटेन, अमेरिका और रूस कर रहे थे। इन्होंने अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की घोषणा पर हस्ताक्षर कब किए, तो किए थे आपके जनवरी 1942। ये घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं, अभी तक यूएनओ का गठन नहीं हुआ, ध्यान रखना। समय आगे बढ़ता है, फरवरी 1945, तीन बड़े नेता जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन बोलते हैं आप या फिर स्टालिन याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन करते हैं। समय और आगे बढ़ता है, फरवरी के बाद में आपके अप्रैल मई 1945 सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मसले पर केंद्रित 2 महीने का लंबा सम्मेलन चलता है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर लंबा सम्मेलन चलता है और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल 51 संस्थापक सदस्य है। अब देखिए, आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा कि यूएनओ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, 51 मूल संस्थापक सदस्य, जिसमें भारत भी मूल संस्थापक सदस्य है। और आप लोगों को ध्यान रखना कि भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। बात करें भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत की तरफ से 2 व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया था। उन 2 व्यक्तियों के नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? एक है रामास्वामी मुदालियर और एक है आपके वीटी कृष्णमाचारी। अब देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को भाई साहब यूएनओ की स्थापना हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हो जाती है। उसके बाद में बात करें 30 अक्टूबर 1945 को, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है। बात करें यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कितने अध्याय हैं, तो मेरे साथियों ध्यान रखना आपके अध्याय है 19। कितने अध्याय हैं? 19। जबकि मेरे साथियों बात करें आपके अनुच्छेद कितने, तो सीधे ध्यान रखना आपके अनुच्छेद है 1, 1 और 1। मूल संस्थापक सदस्य, मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51। और 51वां सदस्य कौन है, तो ध्यान रखना पोलैंड। कौन सा है? पोलैंड। वर्तमान में कितने सदस्य है? वर्तमान में कितने सदस्य है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, वर्तमान में 193 सदस्य। 193वां सदस्य की बात करें कौन सा है, तो ध्यान रखना आपके सदस्य जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। लगे हाथ आप लोगों को बता देता हूं कि 190 सदस्य कौन सा है, तो ध्यान रखना है आपके स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। बात करें 192 सदस्य कौन है,
तो ध्यान रखना मेरे साथियों कौन सा सदस्य है, सॉरी 191वां, तो आपके है तिमोर लेस्ले या फिर अपन कह सकते हैं लेस्ते। बात करें 192वां सदस्य कौन है, तो ध्यान रखना आपके मोंटेनिग्रो। कौन सा है, तो मोंटेनिग्रो। ये आपके वर्तमान में इतने सदस्यीय देश हैं। अब देखिए मेरे साथियों, यूएनओ के 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है, 6 अंग है। कौन कौन से, तो ध्यान रखना सबसे पहले अंग की बात करें, इस अंग का नाम है मेरे साथियों आम सभा। क्या नाम है, आम सभा, जिसे कहा जाता है जनरल असेंबली। क्या कहा जाता है, जनरल असेंबली कहा जाता है इसे। मेरे साथियों अन्य नाम की बात करें तो विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि यूएनओ को यूएनओ नाम किसने दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूएनओ को यूएनओ नाम किसने दिया। और आप लोगों को पता होगा यूएनओ का प्रतीक क्या है, विश्व का मानचित्र, और उस विश्व के मानचित्र के चारों ओर जैतून की पत्तियां। जैतून की पत्तियां विश्व शांति और एकता का परिचय देती है। ये प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार की थी। 2 प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूँ, इन दोनों के उत्तर जरूर देना। अब देखिए, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इनके सदस्य संख्या की बात करें तो मेरे साथियों 193 सदस्य, यानी कि जो यूएनओ के सदस्य हैं वो इसके सदस्य हैं। और लगे हाथ आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। 190वां सदस्य कौन सा है, स्विट्जरलैंड। 191 191वां सदस्य कौन सा है, तिमोर लेस्ले या फिर तिमोर लेस्ते। 192वां सदस्य कौन सा है, मोंटेनिग्रो। 193वां सदस्य कौन सा है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों दक्षिणी सूडान। यहाँ पर 193 सदस्य है आम सभा के, तो अपन लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का एक सदस्य है। उसके बाद में बात करें कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है मेरे साथियों प्रमुख निर्णय जो भी होते हैं ना, वो यहाँ पर 2/3 बहुमत से होते हैं। 2/3 बहुमत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बात होती है, कोई निर्णय लेना होता है, तो आम सभा की 2/3 बहुमत से होते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे साथियों, निर्णय मानने बाध्यकारी नहीं है। निर्णय मानने बाध्यकारी नहीं है। क्या है, निर्णय मानने बाध्यकारी नहीं। माने या नहीं माने वो सदस्य देशों के ऊपर है। बात करें युद्ध व शांति के समय चर्चा। युद्ध व शांति के समय आम सभा के सदस्य देशों द्वारा चर्चा की जाती है कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्धों को किस प्रकार से रोकना है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति है तो इस शांति वाली अवस्था, शांति काल के अंदर सभी देशों को प्रगति किस प्रकार से करनी है, इन पर समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रस्ताव है जिसका नाम है मेरे साथियों अचेसन प्रस्ताव। अचेसन प्रस्ताव या एचएसएन प्रस्ताव की बात करें तो ये यूएनओ के द्वारा 1950 के अंदर लाया गया था। 1950 के अंदर कोरियाई युद्ध हो रहा था। कौन सा युद्ध, कोरियाई युद्ध। इस समय ये प्रस्ताव लाया गया था कोरियाई युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ के अंदर, और इस प्रस्ताव की अध्यक्षता की थी भारत ने। इस प्रस्ताव की अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। काफ़ी समझाइश की कोशिश की भारत ने कि कोरिया के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसमें शांति की स्थापना हो। अब मेरे साथियों आप लोगों को बता दूं कि 193 सदस्य है, साथ साथ में 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी है। 2 क्या है, 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र। और 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन से हैं, तो ध्यान रखना, एक है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और एक है जिसका नाम आपके फिलीपींस। ये आपकी क्या है, पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब देखिए, आम सभा को लघु संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जिस प्रकार से संसद है, जिसमें लोकसभा में 545 मेंबर है, राज्यसभा में 245 मेंबर है, तो इतने मेंबर बैठ करके कोई विचार विमर्श करते, चाहे शांति की बात हो या ग्रोथ करने की बात हो, उसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लघु संसद का काम करती है। पहला अंग हो गया आपके कौन सा, आम सभा। सीधा सीधा मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दूसरा अंग, और इस दूसरे अंग का नाम है मेरे साथियों सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर अपन कह सकते हैं
सुरक्षा परिषद, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एससी, सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। और दुनिया का पुलिसमैन मेरे साथियों ध्यान रखना किसने कहा, तो कहा था आपके कुशमैन ने कहा था। किसने कहा था, कुशमैन ने कहा था। इसी को यूएनओ की धुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूएनओ की धुरी। इसी को कहा जाता है यूएनओ की भुजा। क्या कहा जाता है, यूएनओ की भुजा। और इसी को कहा जाता है यूएनओ की कुंजी। अपन कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है किसका, यूएनओ का। इसके सदस्य देशों की बात करें तो मेरे साथियों सदस्य देश है आपके इनके 15। कितने सदस्य देश है, इनके 15 सदस्य देश है। अब साथियों ध्यान रखना, प्रारंभ में 15 सदस्यीय देश नहीं थे। तो प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे, प्रारंभ में सदस्यीय देश थे आपके 11। बात है 1965 में इन सदस्यीय देशों की संख्या 11 से बढ़कर के कितनी हो गई, 15 हो गई। ये 15 सदस्यीय देश वर्तमान में है। ये 15 सदस्यीय देशों में से 2 प्रकार के सदस्यीय देश है। एक है आपके स्थायी सदस्यीय देश और एक है आपके अस्थायी सदस्य देश। स्थायी की बात करें तो 5 है जो मेरे साथियों स्थायी सदस्यीय देश है। कितने, 5 है जो आपके स्थायी सदस्यीय देश है। कौन कौन से, तो है आपके ध्यान रखना ए, बी, सी, एफ और आर। ए से है मेरे साथियों अमेरिका, ए से क्या हो जाएगा, अमेरिका। बी से है आपके मेरे साथियों ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन। सी से मेरे साथियों चीन और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस और आर से हो जाएगा मेरे साथियों रूस। ये 5 स्थायी सदस्य है। इनको आपको पता होगा इन्हें P5 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, P5 यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश भी कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि 30 अक्टूबर को भारत भी यूएनओ का सदस्य बना और भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य भी है, तो इसमें आपने भारत का नाम तो नहीं लिखा। प्यारे विद्यार्थियों ये स्थायी सदस्य देश है। भारत अभी अस्थायी सदस्य देशों के अंदर आता है। हालांकि मैं बात करूं तो अभी तक इन 15 सदस्य देशों में भारत 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है। भारत स्थायी सदस्यता के लिए पुरजोर तरीके से मांग कर रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्य देश बनने के लिए जो मापदंड या फिर मानदंड होने चाहिए वो करीब करीब भारत पूरा कर रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि भारत को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य देश का दर्जा नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि भारत यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत जल्द स्थायी सदस्य देश के रूप में बन जाए। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर स्थायी सदस्य देश और अस्थायी सदस्य देश में क्या फ़र्क पड़ता है। सदस्य तो है मित्रों, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है स्थायी सदस्य देश और अस्थायी सदस्य देश में। 193 सदस्यीय देश है, जिसमें से केवल ये 5 सदस्यीय देश कोई भी प्रस्ताव पर वीटो कर देते हैं तो वो प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है। आप लोग जानते होंगे यूएनओ की बैठकों में कई बार भारत मुद्दा उठाता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। उस दरमियान चीन उस पर वीटो कर देता है कि नहीं पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं घोषित करना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रस्ताव पर इन 5 देश में से किसी एक भी देश ने वीटो कर दिया, मतलब वो प्रस्ताव वहीं पर रुक गया। तो भारत चाहता है कि बहुत जल्दी मैं भी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनूं। आप लोग दुआएं कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी हम स्थायी सदस्य देश के रूप में बन जाएंगे। इनके बात करें निर्वाचन की तो इनका काम है आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुनाव किए जाते हैं। किसके लिए, अस्थायी सदस्य देशों के लिए। ये आपके सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। अब इसे दुनिया का पुलिसमैन कुशमैन ने क्यों कहा,
इसे यूएनओ की धुरी, यूएनओ की भुजा और यूएनओ की कुंजी क्यों कहा मेरे साथियों? इसलिए कहा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण अंग है, यूएनओ का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि इस अंग के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने एक बात कही थी जो सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है कि यूएनओ एक लंगड़ा यूएनओ है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है और इन 5 देशों में से कोई भी देश वीटो कर देते हैं, वो प्रस्ताव वहीं पर ठप हो जाता है। लेकिन उन्होंने इससे आगे बढ़कर एक और बात कही कि न होने से अच्छा है लंगड़ा यूएनओ ही ठीक है, यूएनओ के न होने से अच्छा है लंगड़ा यूएनओ ही ठीक है। कुछ न होने से अच्छा लंगड़ा यूएनओ तो है। ये बात किसने कही थी? ये बात आपके नेहरू जी ने कही थी। इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है, इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है, और वो बात कही जाती है कि वीटो के कारण यूएनओ एक नपुंसक है, या फिर कह सकते हैं कि वीटो के कारण यूएनओ को लकवा हो रखा है। ये बात किसने कही है? फटाफट से कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अगले अंक की बात करते हैं मेरे साथियों, और अगला अंक है आपके आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद जिसे कहा जाता है मेरे साथियों इकोसोक। क्या कहा जाता है? इकोसोक कहा जाता है। अगले अंक की बात करें तो अगला आपके अंक है तीसरा, जिसे क्या कहा जाता है? आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक। क्या कहा जाता है? इकोसोक। ये एकमात्र अंग है जो यूएन की स्थापना हुई थी 1919, उस समय नहीं था। बाकी यूएनओ के 5 अंग लीग ऑफ नेशन के अंदर भी थे। इसकी बात करें सदस्य देशों की तो मेरे साथियों ध्यान रखना, इसके सदस्य देश है कितने? 54। इनका काम क्या है? आम सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। किनका? 54 सदस्यीय देशों का। आर्थिक व सामाजिक परिषद जिसको कहा जाता है इकोसोक। नोट लगा कर आप लोग लिख लीजिए। यूएनओ का ऐसा अंग जो यूएन 1919 के अंदर बना था, वुडरो विल्सन ने स्थापना की। यूएन का अंग नहीं था, यूएन का अंग नहीं था। आगे बात करते हैं तो बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। किसकी आती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो है आपके हेग, और हेग है आपके नीदरलैंड के अंदर। इनके जजों की संख्या की बात करें तो जजों की संख्या कितनी है? 15। प्रत्येक है जो 3 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, और 1/3 है जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? 3 वर्ष। यानी प्रत्येक जज का 3 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, आप ध्यान रखना, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। इनके साथियों एक नोट लगा करके आपको बात लिखनी है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल तो 9 वर्ष का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता ना, उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल
उनका कार्यकाल होता है मेरे साथियों आपके 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। अब आप लोगों को कमेंट करके फटाफट से बताना है कि भारत से अभी तक कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन चुके हैं, कितने चीफ जस्टिस बन गए। तो ध्यान रखना, भारत की ओर से 4 व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति माननीय जिनका नाम है नगेंद्र सिंह जी, जो कि सीजे बने हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। आप लोगों को ध्यान होगा एक न्यायाधीश है जिनका नाम है आपके दलवीर भंडारी, और ये आपके दलवीर भंडारी जी वर्तमान समय के अंदर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज है। आपको पता होगा दलवीर भंडारी जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामलों को देखने का काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोगों को मेरे साथियों ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। बात करते हैं अगले अंक की, और इस अंक का नाम है मेरे साथियों न्यायशीता परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या कहा जाता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। चौथा अंग है, और चौथा अंग है जिसका नाम क्या है? न्यायशीता परिषद, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस न्यायशीता परिषद की बात करें तो ये आपके मेरे साथियों 1994 और 1954 में एक देश है जिसका नाम है आपके पलाऊ। इस पलाऊ देश के आज़ाद होने के बाद में ये सक्रिय रूप से काम नहीं करी। क्या? सक्रिय रूप से काम नहीं करी। अब आपके प्रश्न आएगा क्या कि वर्तमान समय में यूएनओ के कितने अंग हैं? तो मेरे साथियों ध्यान रखना, अंग तो 5 है, लेकिन वर्तमान में यूएनओ के कितने सक्रिय अंग है? वर्तमान यूएनओ के अंग तो 6 है, लेकिन वर्तमान में यूएनओ के कितने अंग सक्रिय है? तो ध्यान रखना केवल 5 अंग सक्रिय है, क्योंकि 1994 में पलाऊ देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में न्यायशीता परिषद सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रही है। वर्तमान में यूएनओ का ये अंग सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है। मीन्स सक्रिय अंग कितने हैं? तो सक्रिय अंग है आपके 5। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सचिवालय, जिसे क्या कहा जाता है? सेक्रेटरीट भी कहा जाता है। सचिवालय के प्रधान का नाम है, प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके महासचिव। और प्रधान की नियुक्ति की बात करें तो ऐसी मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर आम सभा द्वारा 5 वर्ष हेतु की जाती है। किन की नियुक्ति? महासचिव की। अब मेरे साथियों ध्यान रखना, वर्तमान महासचिव और वर्तमान महासचिव कौन है? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। वर्तमान महासचिव का नाम है आपके एंटोनियो गुटेरस। ये किस देश के हैं? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किस देश के हैं। प्रथम महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रथम महासचिव थे आपके त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। दूसरे महासचिव कौन थे? तीसरे कौन थे? चौथे कौन थे? पांचवें कौन थे? पूरे आपको क्रमानुसार याद करने हैं। ध्यान रख लेना, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि एंटोनियो गुतेरस साहब है जो किस देश के। सचिवालय के कामकाज की बात करें तो दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और प्रशासनिक कार्यों के संचालन का काम किनके द्वारा किया जाता है? सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए मेरे साथियों, ये यूएनओ के 6 अंग हो गए। सीधे सीधे आपके प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। वर्तमान में कितने यूएनओ के अंग है जो सक्रिय रूप से क्रियाशील है? तो 5 अंग है। कौन सा ऐसा अंग है जो 1994
पल्लव देश के आज़ाद होने के बाद में सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना कौन सा देश है, न्यायशीता परिषद। अब मेरे साथियों बात करते हैं यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। और यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड भाई साहब यूएनओ के महासचिव भी रह चुके। और यूएनओ के कौन से महासचिव, तो ध्यान रखना आपके सेकंड। इन्होंने यूएनओ के बारे में क्या कहा था, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इन्होंने कहा था कि यूएनओ का गठन स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए हुआ है। इन्होंने एक और बात कही, और इन्होंने बात कही कि यूएनओ का गठन साझा हित या फिर अपन कह सकते हैं एकजुटता का प्रयास है। उसके बाद में बात करें शशि थरूर, भारत के एक और सचिव है जिनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर ने क्या कहा था, शशि थरूर ने यूएनओ को बदकही की चौपाल का क्या कहा, चौपाल कहा। अब देखिए एक व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसका नाम है चर्चिल ने यूएनओ के बारे में क्या कहा था, तो ये कहा था, चर्चिल ने कहा था कि हथियार चलाने से जबान चलाना अच्छा है। क्या कहा था, हथियार चलाने से अच्छा है कि जबान चलाई जाए। अब आप लोगों को इन कथनों को रटना नहीं है, इनको समझना है कि डेग हैमरशोल्ड जो कि यूएनओ के सेकंड महासचिव थे, इन्होंने ये क्यों कहा कि यूएनओ का गठन स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि स्वर्ग में ले जाइए या नहीं ले जाइए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम नरक में तो नहीं जाए। भाई नरक में नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्वर्ग में चले जाएंगे। इन्होंने इसके साथ साथ में एक बात और कही थी, और एक बात ये कही थी कि यूएनओ की जटिल संरचना के कारण इसे पिकासो की जटिल कलाकृति कहा। पिकासो की जटिल कलाकृति। किसे कहा, यूएनओ को। अब देखिए शशि थरूर जो कि यूएनओ में भारत के अवर सचिव थे, इन्होंने कहा कि यूएनओ है बदकही की चौपाल है। क्या है, बदकही की चौपाल है। बदकही की चौपाल का मतलब यह है कि जैसे आपने गांव ढाणी में देखे होंगे, अक्सर शाम के समय लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बातें करते रहते हैं कि गांव के अंदर ये होना चाहिए, देश के अंदर ये होना चाहिए, इस मोहल्ले के अंदर ये होना चाहिए, लेकिन उन बातों को मानता कौन है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि आम सभा के अंदर निर्णय होते हैं 2/3 बहुमत से, लेकिन देशों को मानना या न मानना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार से यूएनओ में बैठ के होती रहती है, बातें होती रहती है, लंबी लंबी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी बदकही की चौपाल है। तो भाई साहब चर्चिल ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कम से कम हथियार चलाने से अच्छा कि जबान चलाई जाए, और जबान से हो सकता है कि कई बातों का सॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है बुतरस गाली। बुतरस गाली।
जो कि 1992 के अंदर यूएनओ के महासचिव थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यूएनओ की हालत खस्ता देखकर कहा कि मैं दुनिया का महाभिखारी हूँ। क्या हूँ? महाभिखारी हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यूएनओ के न होने से अच्छा है लंगड़ा यूएनओ, क्योंकि कोई भी देश 5 स्थिर देशों में से एक वीटो कर दिया, प्रस्ताव रुक गया, उसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं, प्रस्ताव पारित तो होता नहीं। यानी कि यूएनओ क्या है? लंगड़ा यूएनओ है। तो ये कथन यहाँ से आपके सीधे सीधे एकाध % बनने की पूरी संभावना है। बात करते हैं अब। देखिए, यूएनओ से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, जिसमें एक संस्था है जिसका नाम है मेरे साथियों आईएमएफ। आईएमएफ की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की बात करें या फिर सदस्य देशों की बात करें तो 190 सदस्य हो सकता है। आपकी किताब में कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये एकदम अपडेट है। और 190वां सदस्य देश है जिसका नाम है अंडोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इनके बात करें इसका तात्पर्य क्या है या फिर अपन इनके बात करें उद्देश्य की, तो ध्यान रखना इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त की देखरेख करना, वित्त की देखरेख करना। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड इसके 190 सदस्य देश है और 190वां सदस्य देश है आपके अंडोरा। अब 190 सदस्य देशों का वजन बराबर है या नहीं है? वजन का तात्पर्य है कि इन 190 सदस्य देशों को आईएमएफ के अंदर समान या फिर बराबर तवज्जो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। ध्यान रखना, समान या बराबर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो किन को समान या फिर किन को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है बता देता हूँ आपको कि G7 के सदस्य देश, G7 के सदस्य देश है। इन G7 के सदस्य देशों को वजन ज़्यादा है, यानी कि अपन कह सकते हैं 41.29% योगदान है आईएमएफ के अंदर। किनका? G7 सदस्य देशों का। अब देखिए G7 सदस्य देश कौन कौन से? तो G7 का मतलब है ग्रुप 7, और इस ग्रुप 7 के अंदर कौन कौन से देश है? तो ध्यान रखना JUICE, GF, ये आपके ग्रुप 7 के अंदर सदस्य देश है। J4 है मेरे साथियों आपके जापान, U4 है आपके USA, I4 इटली, C4 आपके कनाडा और E4 है आपके इंग्लैंड, और G4 आपके है जर्मनी, और F4 है आपके फ्रांस। ये जूस GF, इन सदस्य देशों का आईएमएफ के अंदर वजन ज़्यादा है। ये क्या है? जूस GF, GF को जूस पिलाना। ये ग्रुप 7 के सदस्य देश है, और इन ग्रुप 7 के सदस्य देशों का वजन आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से योगदान भी तो ज़्यादा करते हैं। ध्यान रखना, आपके
कंपटीशन एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन सा स्वदेशी देश G7 का स्वदेशी देश नहीं है, तो ध्यान रखना जूस GF। कई चीज़ें ऐसी होती हैं मित्रों, हर चीज़ को रटा नहीं जाता है, कई चीज़ें समझ के आधार पर अपन सही कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन ट्रिक के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब एक और संस्था है जिसका नाम है आपके विश्व बैंक, इसे कहा जाता है आपके वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो आपके 1944 जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इनके स्वदेशी देशों की बात करें तो इनके स्वदेशी देश है वर्तमान के अंदर 179। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं आपके वाशिंगटन। विश्व बैंक का है अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुद्रा की देखरेख, मुद्रा को सुचारू रूप से चलाए रखना। एक आपके सीधा सीधा प्रश्न आता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना IMF और उसके साथ में ऐड हो जाती है विश्व बैंक, इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो भी वाशिंगटन DC के अंदर दोनों का हेडक्वार्टर है। स्थापना की बात करें तो दोनों की स्थापना करीब साथ में हुई थी, इस वजह से इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। और इनके साथ में अगर ऐड हो जाता है WTO इनके साथ में ऐड हो जाता है तो इन्हें कहा जाता है थ्री सिस्टर। क्या कहा जाता है, थ्री सिस्टर। जिस प्रकार से 7 सिस्टर भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों को कहा जाता है, इसी प्रकार से 3 सिस्टर कहा जाता है IMF प्लस WB यानी विश्व बैंक प्लस WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और ये संगठन गेट का उत्तराधिकारी है। गेट की स्थापना की बात करें तो 1948 के अंदर हुई थी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके सदस्य देश कितने हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। आगे बात करें WTO को कहा जाता है आपके विश्व व्यापार संगठन। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, बताइए। इसकी स्थापना हुई थी मेरे साथियों 1 जनवरी 1995 को। ये WTO उत्तराधिकारी है, किसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी मित्रों किसका है, तो ये उत्तराधिकारी है GATT। गेट ये वो गेट नहीं, घर का दरवाजा नहीं है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑन टैरिफ। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मेरे साथियों 1948 के अंदर होती है। बात करें इनके स्थापना के लिए सदस्य देशों ने एकत्रित होकर के साइन किए थे, वो तो 1947 में कर दिए थे, लेकिन जेट की आधिकारिक रूप से स्थापना होती है 1948 के अंदर, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑन टैरिफ। ये उत्तराधिकारी है WTO, किसका, GATT का। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर उत्तराधिकारी है तो इसका काम क्या था, इसका काम क्या था। विश्व स्तर पर व्यापारिक बात या फिर व्यापारिक मामलों की देखरेख करने की बात कौन करता, GATT। तो फिर आप लोगों के मन में आएगा कि WTO की स्थापना की क्या आवश्यकता हुई, यही सही था। तो मेरे साथियों 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक मामलों को संचालन का काम करता है। कौन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 सिस्टर किसे कहा जाता है, तो 3 सिस्टर कहा जाता है विश्व बैंक, IMF और WTO। इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, 3 सिस्टर
कहा जाता है। इनके सदस्य वर्तमान समय के अंदर है 164 और इनमें भी यूएसए, ईयू और जापान का वर्चस्व है, क्योंकि आपको पता है यूएसए अपना आप में महाशक्ति है, ईयू यूएसए को टक्कर दे रहा है, जापान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यूएसए को टक्कर दे रही है, तो इसमें भी इनका व्यापारिक साझेदारी ज़्यादा होने के कारण इनका बोलबाला है या फिर वर्चस्व है। WTO के हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सीधा सीधा हेडक्वार्टर के बारे में प्रश्न आने की पूरी संभावना इस बार आप लोग 7 स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ते मेरे साथियों, एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी और आपको पता होगा 1957 के अंदर EEC, जहाँ से EU की नींव पड़ती है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसकी भी स्थापना होती है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए, यानी जो भी विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा बन रही है ये सैन्य सामान या फिर अपन कह सकते हैं सैन्य मामलों के अंदर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इस परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग हो, इस वजह से इस संस्थान या फिर इस एजेंसी की स्थापना की गई। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मेरे साथियों कुछ मैं आपको 2 बातें और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक है आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला INGO। इसी प्रकार से एक और है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये USA से संबंधित है और ये भी मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है। मानवाधिकारों से संबंधित। अब देखिए मैंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की लिस्ट दे रखी है, यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। पहले महासचिव की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्राइग वैली इंपॉर्टेंट है, कब से कब रहे, तो 1946 से लेकर के 1952 तक रहे थे। इसमें से मैं बात करूं तो 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2 व्यक्ति कौन है, एक तो है कोफी अनान और एक आपके डैग हैमरशोल्ड, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला है, एक तो मिला है आपके हैमरशोल्ड को और एक व्यक्ति जिसका नाम आपके कोफी अनान, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, इनको नोबेल पुरस्कार हैमरशोल्ड को तो मरणोपरांत दिया गया था, क्योंकि इनके आपको पता होगा कि महासचिव रहते हुए हवाई दुर्घटना के माध्यम से मृत्यु हो जाती है और इनको जीते जी दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट महासचिव कौन है, जिसका नाम है क्या नाम है, ट्राइग वैली। और बात करते हैं कि वर्तमान है जिसका नाम है आपके एंटोनियो गुटेरेस। पहले और अंतिम महासचिव के बारे में तो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक महासचिव है जिनका नाम है बुतरस गाली। बुतरस गाली, ये आपके महासचिव थे और बात है 1992 की। इन्होंने शांति से संबंधित बात कही थी। किससे संबंधित, शांति के 3 पहलू कह सकते हैं अपन, शांति के 3 पहलू, जिसमें आपके मेरे साथियों एक पहलू है जिसका नाम है आपके पीस मेकिंग। पीस
मेकिंग एक और है और एक और है। फटाफट से कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि पीस मेकिंग का तात्पर्य क्या होता है। पीस मेकिंग का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना। उसके बाद में पीस बात करें, फटाफट से कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि एक पहलू कौन सा था। तीसरे पहलू की बात करें जिसका नाम है बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग, यानी कि युद्ध होने से रोकना, जिसे अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस मेकिंग होगी। उसके बाद में पीस बिल्डिंग, यानी युद्ध हो गया तब इस प्रकार से युद्धों को किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं। तो युद्धों को अगर अपन नहीं रोक सकते हैं तो उसके बाद में क्या काम करना चाहिए, या फिर अपन बात करें पीस बिल्डिंग में क्या होता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि दूसरा पहलू कौन सा था। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बुत्रस बुत्रस गाली जो कि 1992 शांति के 3 पहलू दिए थे। अभी तक आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा। देखिए, हो सकता है एक बार आपका गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। पीस कीपिंग, 3 शांति के पहलू। पीस मेकिंग का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश युद्ध नहीं करे, ऐसी व्यवस्था बनाना कि युद्ध होने की आशंका ही नहीं हो। फिर मान लीजिए युद्ध की आशंका हो जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, तो युद्धों को किस प्रकार से युद्धों के ऊपर विराम लगाना। अब सबसे पहले युद्ध हो गया, शांति व्यवस्था नहीं बनी रही, युद्ध हो गया, हार और जीत हो गई, तब हारे हुए देश को वापस से बिल्डअप कैसे करना, पीस बिल्डिंग का तात्पर्य होता है। ये कर्मानुसार चलती है, आप कैसे ध्यान रखना, आपके कर्मानुसार आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी पीस आती है, तो पहले मेकिंग, फिर कीपिंग, उसके बाद में बिल्डिंग। ये मेरे साथियों शांति के 3 पहलू थे। अब मेरे साथियों हम लोगों ने 6 नंबर यहाँ से पक्के कर लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फटाफट से 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों का पूरा रिवाइज कर देता हूँ। यूएनओ की स्थापना की बात करें, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मेरे साथियों होती है 24 अक्टूबर 1945 को। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं कि यूएनओ नाम किसने दिया था। यूएनओ नाम दिया था आपके रूजवेल्ट ने, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे। यूएसओ का प्रतीक चिन्ह विश्व का मानचित्र, जिनके दोनों ओर है जैतून की पत्तियां, ये विश्व शांति का प्रतीक है। ये डिजाइन किसने तैयार की थी, तो ध्यान रखना डिजाइन तैयार की थी ओलिवर लुडविंस्टन ने। अब मेरे साथियों ध्यान रखना, इसमें वर्तमान में कितने सदस्यीय देश है, तो 193 वर्तमान में सदस्यीय देश है। जबकि मूल संस्थापक सदस्य देशों की बात करें तो मूल संस्थापक सदस्य मेरे साथियों कितने थे, 51, जिसमें से 51वां सदस्य कौन सा था, पोलैंड। बात करें भारत यूएनओ का कब सदस्य बना था, तो भारत ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य देश बना। यूएनओ का मूल संस्थापक सदस्य देश है कौन सा, भारत। भारत की ओर से 2 व्यक्तियों ने इनका प्रतिनिधित्व किया, एक व्यक्ति रामास्वामी मुदालियर, जबकि दूसरे है वीटी कृष्णमाचार्य। इन दोनों ने यूएनओ के घोषणा पत्र पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन किए। अब मेरे साथियों यूएनओ के 6 अंग है, जिसमें पहले अंग की बात करें तो आम सभा जनरल असेंबली, दूसरे अंग की बात करें तो सिक्योरिटी परिषद, सुरक्षा परिषद, तीसरे अंग की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथे अंग की बात करें तो न्यायिकता परिषद, 5वें अंग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6ठे अंग की बात करें तो सचिवालय या फिर सेक्रेटरीट। सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की बात करें तो 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 सदस्य देश P5 के वो देश अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये स्थायी सदस्य देश है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यानी कि इनके पास में वीटो का अधिकार है। अब मेरे साथियों यूएनओ में सुधार के प्रयास की बात करें तो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। भारत इसके लिए पुरजोर तरीके से मांग कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य देश बनने के लिए जो मापदंड होने चाहिए वो मापदंड हमारे पास में पूरे हैं। बात करें उन मापदंडों की तो मेरे साथियों ध्यान रखना,
जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या मानवीय संसाधन भारत के पास में शानदार है। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत खुद एक महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है और अपन कह सकते हैं कि 2047 तक भारत महाशक्ति बन जाएगा। बात करें तकनीकी या फिर दूसरे मामले में साक्षरता दर की तो ये भी भारत की अच्छी है। तो भारत निश्चित रूप से प्रयास कर रहा है और उम्मीद करते हैं ऐसी कि बहुत जल्दी जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य देश का भारत को दर्जा मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत के पास में भी वीटो पावर हो जाएगा। आप लोगों ने एक चाणक्य का बहुत बढ़िया कोटेशन सुना होगा कि आप जिस चीज़ के लायक है और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो उस चीज़ से कम पर आप कभी भी संतोष मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ प्राप्त करना आपका अभिमान नहीं, आपका स्वाभिमान है। तो भारत वही प्रयास कर रहा है कि हमारा अभिमान नहीं, हमारा स्वाभिमान है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बनने के मापदंड जो चाहिए हमारे पास में है, फिर भी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि UNO की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा संगठन और इस संगठन में अगर वही पुरानी घिसी पीटी परंपरा प्रथाएं चली आएगी, वही सिस्टम से चलेगा, तो समय के अनुरूप, समय की मांग के अनुसार जो अपडेट होना चाहिए उस अपडेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि मेरे साथियों, अपडेट की बात आती है तो हमें हमेशा कक्षा में भी कहता रहता हूँ कि व्यक्ति को अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपडेट नहीं रहेंगे तो दुनिया अपने को दुनिया से बाहर कर देगी। आपने नोकिया मोबाइल का नाम सुना होगा। नोकिया मोबाइल अगर अपन बात करें 2005 से 10 के बीच की, तो जिस व्यक्ति के पास में नोकिया का जो कीपैड वाला मोबाइल होता वो अपने आप को एक बादशाह समझता था, वो अपने आप को एक सुप्रीम पावर सर्व समझ रहा था कि मेरे पास में नोकिया का फ़ोन है। समय आगे बढ़ा, नोकिया के फ़ोन ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो वही नोकिया का कीपैड फ़ोन देख लीजिए आप, पहले 100 व्यक्तियों में से अगर 5 व्यक्तियों के पास में फ़ोन होता तो वो नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन होता, और अगर वर्तमान समय में 100 व्यक्तियों के पास में फ़ोन है तो 95% से अधिक व्यक्तियों के पास में मल्टीमीडिया टच स्क्रीन वाला फ़ोन है। आईफोन है, सैमसंग, सोनी, वीवो, ओप्पो, कई प्रकार के फ़ोन अपडेट वर्जन वाले आ गए, और उस नोकिया कीपैड वाले फ़ोन ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो उस फ़ोन को हम लोगों ने क्या कर दिया, नोक दिया। तो इसी प्रकार से UNO को भी अपडेट होने की आवश्यकता है और आप लोगों को भी हमेशा अपडेट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों अपडेट रहना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और अपने 4 अध्याय हो गए समकालीन विश्व राजनीति के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़, ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे साथियों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपनी ईमानदारी से शेयर ज़रूर कीजिए। आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उससे मेरा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस चैनल को आप शेयर करोगे तो अंतिम गांव ढाणी के छोर पे बैठे व्यक्ति के पास में क्लास पहुंचेगी, जिससे उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा और जो टारगेट 95+ का अपन लोगों ने रखा है वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। अगर आपने मान ली तो क्या है, हार है, और अगर आप लोगों ने ठान ली तो क्या है, जीत है। और उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज के दौरान। जय हिंद।